महाराज दशरथ को एक बार अपने भरे दरबार में ये कहना पड़ा कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है, और उन्होंने ये बात बहुत ही दुखी मन से कहा था, क्योंकि ये घटना तब की है जब अच्छे अच्छे महाबलियों ने प्रयत्न करके देख लिया था, परंतु शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए थे। आज का यह दौर भी ऐसा ही कुछ है। कायस्थों की स्थिति और कायस्थों की हालत देख करके मन में बार बार एक विचार आता है कि क्या कायस्थों की माँओं ने अब कायस्थों को जन्म देना त्याग दिया है क्या? क्या कायस्थों के घरों में अब सुभाष चंद्र बोस पैदा होना बंद हो गए? क्या कायस्थों के घरों में अब अरविंदो घोष नहीं पैदा होते? क्या कायस्थों के घरों में अब बाला साहब ठाकरे पैदा नहीं होते? मेरा प्रश्न है अपने परिवार से, अपने कुल से, क्या हमारी माताओं ने अब जयप्रकाश नारायण पैदा करना बंद कर दिया है? क्या कायस्थों की बहनों ने लाल बहादुर शास्त्री को पैदा करना बंद कर दिया है, जो पाकिस्तान के छाती पर चढ़कर गरजता था और जय जवान जय किसान का नारा देता था? दिन प्रतिदिन हमारा परिवार, हमारा कुल इतना शिक्षित, इतना समझदार, इतना ज्ञानवान होने के बाद भी पीछे चलता चला जा रहा है। राजनीति में निरंतर शून्यता को प्राप्त होता जा रहा है। ऐसी ऐसी जातियां आगे जा रही हैं जिनके हाथों में इस राष्ट्र की सत्ता शोभा नहीं देती। यह बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा किसी जाति विशेष के प्रति दुर्भावना है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह सक्षम है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के, बिना शस्त्र और शास्त्र के शासन करना उचित नहीं है। और कायस्थ जो हर प्रकार से समर्थ हैं, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों की उपासना करते हैं, उनकी राजनीतिक शून्यता बहुत चिंता का विषय है। मेरी जानकारी में अभी तक प्राप्त हुआ है कि बिहार विधानसभा में संभवतः 2 कायस्थ चुने गए हैं। आप कल्पना करिए कितना शर्मनाक। उतनी बड़ी आबादी में केवल 2 कायस्थ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कायस्थों का प्रतिनिधित्व कितना है? क्या हम इन सरकारों के लिए इतने अनुपयोगी हो गए हैं कि इन्होंने अपने कैबिनेट तक में हमको जगह देना उचित नहीं समझा? इन्होंने जगह किसको दिया है? इन्होंने जगह उनको दिया है जो जाति की राजनीति करते हैं, जिनके ऊपर समय के साथ साथ कई आरोप लगे, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो किसी के ऊपर बलात्कार का, तो किसी के ऊपर हत्या का। ऐसे ही तरह तरह के आरोपित नेतागण इस देश पर शासन कर रहे हैं, परंतु कुशल छवि वाले कायस्थों की निरंतर उपेक्षा की गई। केंद्र में रविशंकर प्रसाद जी मंत्री थे, अब वो भी नहीं है। क्या हो रहा है कायस्थों के साथ? आश्चर्य इस बात का है कि कायस्थ इन सब के बाद भी शांत है, चुप है। क्या कायस्थों का रक्त पतला हो गया है या जम गया? दुख है मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कायस्थों का रक्त जम गया है। अपनी दुर्गति को अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, फिर भी इनका जी नहीं मचल रहा है, इनके अंदर घबराहट नहीं हो रही है, इनके जुबान से आवाज़ नहीं निकल रही है, और ये अपने हक, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे।
जितने कायस्थ हैं उतने संगठन हैं, उतने ध्वज हैं। और इनको लगता है कि अलग अलग ग्रुप, अलग अलग संगठन, अलग अलग ध्वज के नीचे इनको सत्ताएं, इनका अधिकार गुलदस्ते में रख करके लाएंगे और कहेंगे कायस्थों ये लो, तुमको तुम्हारा अधिकार दिया जाता है। एक बात मेरी आप सब ध्यान से समझ लें, एक संगठन और एक ध्वज के नीचे ही कायस्थों का भला हो सकता है। आप जब तक बंटे रहेंगे, ये राजनीतिक दुराचारी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। शासन करना कायस्थों का काम है, जाहिलों का, गंवारों का काम नहीं है। इतिहास उठा करके आप देख लीजिए कायस्थों ने इस राष्ट्र पर कहाँ कहाँ और कब तक शासन किया है। ऐसी कोई शासन, ऐसी कोई व्यवस्था आज तक जन्म नहीं ली जो कायस्थों के बिना चली हो। किसी भी राज्य का, किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी युग में कायस्थों के अलावा, कायस्थों के सिवा कोई व्यवस्था नहीं चली थी और नहीं चल सकती है। आज जो समाज में दुर्गति हो रही है, राष्ट्र पीछे जा रहा है, उसके पीछे यह भी कारण है कि कायस्थों से उनकी लेखनी छीन ली गई है या कायस्थों ने अपनी लेखनी को शांत कर दिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कायस्थों की लेखनी के बिना भारत का भाग्य लिखना असंभव है। जब तक कायस्थों के हाथ में उनकी लेखनी नहीं मिलेगी, इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। और यह बात हमारे परिवार, हमारे कुल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझना पड़ेगा। मेरी सभी से अपील है, आप सभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छोड़ें, सब लोग साथ आएँ, एक मंच पर आएँ, सारे संगठन, सारे ग्रुप जो कायस्थों के बने हैं एक साथ आएँ, मिल कर के बैठें और एक निष्कर्ष निकालें। अगर संभव हो तो कायस्थों का एक देशव्यापी यात्रा निकालिए ताकि कायस्थों को जोड़ा जा सके। केवल कायस्थों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी यात्रा निकाला जाए, एक पदयात्रा निकाला जाए और प्रत्येक कायस्थ के घर जाए, उनको जोड़े, उनके बच्चों को, उनकी बहनों को, उनकी माताओं को अपने संगठन से जोड़े, एक ध्वज के नीचे, एक संगठन के नीचे। और इन राजनीतिक आकाओं को इनकी हैसियत दिखा दिया जाए कि आज भी कायस्थ जीवित है, आज भी उसके लेखनी और उसके तलवार में इतना सामर्थ्य है कि वह भारत का भाग्य लिख भी सकता है और भारत के सरहदों की रक्षा कर भी सकता है। जब तक हम अपने घरों में दुबके रहेंगे, शांत रहेंगे, हमको हमारा अधिकार नहीं मिलने वाला है। अपने घरों से निकलना पड़ेगा, अपने तलवार को अपने म्यान से निकालना पड़ेगा, अपने शस्त्रों को, अपने शास्त्रों को जागृत करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को जागृत करना पड़ेगा, अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा, अपने कलम को फिर से धार देना पड़ेगा, तभी हमको हमारा अधिकार मिलेगा। ये आप जान लें। बहुत हो चुका, अब शांत नहीं रह सकते। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कायस्थ हजम कैसे कर रहा है, कायस्थ बर्दाश्त कैसे कर रहा है, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति है कि मुझसे कायस्थों की स्थिति देखी नहीं जा रही है। मेरे ऊपर पर दिन पर क्षण इतना भारी व्यतीत हो रहा है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के कुल का इतना दुर्गति, इतना अपमान हो रहा है। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में इस राष्ट्र के लिए अपना जान गंवाने वाला वह खुदराम बोस के परिवार का आज ये दशा है, ये हालत है कि राजनीतिक पार्टियां कायस्थों को फुटबॉल समझ करके इस पैर से उस पर ठोकर मार रही हैं और हम शांत हैं। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मेरे अपनों, मेरे भाइयों, मेरे कायस्थों, मेरे कुलवंशियों, चित्रगुप्त के वंशजों, जगो, उठो, एक हो, एक ध्वज और एक संगठन के नीचे एक हो, इकट्ठे हो। पूरे भारत को घूमा जाएगा, पूरे भारत को जागृत किया जाएगा, प्रत्येक कायस्थ के घर जाया जाएगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा कि हम क्या हैं। प्रत्येक कायस्थ के हाथ में एक लेखनी और एक तलवार रहेगी, निकला जाएगा, इकट्ठा हो, एकत्रित हो, एक ध्वज और एक संगठन के नीचे। जय माँ भारती, जय हिंद।